अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। मेरी आज की जो वीडियो है इसमें मैं चंद एक चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि किस तरह पाकिस्तानी सियासतदान आवाम को बेवकूफ बनाते हैं, किस तरह वो झूठे नारे लगाकर, झूठे वादे करके आवाम को बेवकूफ बनाकर उनसे वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो वो वादे करते हैं वो वादे भूल जाते हैं। ये बात है आज से 2 साल कबल, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी इस मुल्क में, और उस वक्त ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं ये हर जगह गली गली में जाकर, हर मीडिया टॉक शोज में आकर, सोशल मीडिया पे आकर इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद करते थे और महंगाई का शोर शराबा करते थे। और आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो से लेकर मौलाना फजलुर रहमान से लेकर मरियम नवाज साहिबा ने इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ उस वक्त लॉन्ग मार्च किया था। और वो मीडिया जो इमरान खान साहब के खिलाफ था और पीडीएम हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान को जो है वो मीडिया सपोर्ट कर रहा था। उस वक्त होता यूं था कि मीडिया के नुमाइंदे जो है वो बाजारों में जाते थे, वहां पर उनके प्लांटेड लोग होते थे और उन लोगों के पास जाके वो माइक रखते थे और उनसे ये सवाल करते थे कि हाँ भाई, तब्दीली का मजा आया या नहीं आया। बस ये बात मीडिया के लोग, मीडिया के नुमाइंदे, मीडिया के एंकर करते थे और फिर वो जो प्लांटेड लोग होते थे उस बाजार में या उस मार्केट में, वो इमरान खान की हुकूमत की ऐसी तैसी कर देते थे। और फिर वही बातें जो वो नुमाइंदे वहां पे लोगों से पूछते थे, उन प्लांटेड लोगों से, फिर वही मीडिया पे ब्रेकिंग न्यूज बन के जो है वो चलती थी और इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त किस्म की जो है वो कंपेन चलाई जाती थी। मगर फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि आज से 2 साल कबल पीडीएम की हुकूमत आ गई। और मैं थोड़ा सा जो जायजा है इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में जो इशिया थी, चीजें थी, उनके जो रेट थे और जो मौजूदा हुकूमत के दौर में जो है चीजें हमारे सामने आ रही हैं, मैं उनका एक जायजा आपके सामने रख रहा हूं ताकि जो आम आदमी है उसको ये पता चले कि उससे वोट लेते वक्त किस तरह उसके साथ दो नंबरी की जाती है, किस तरह उससे झूठ बोला जाता है और फिर वही बातें जिन पे दावे किए जाते हैं, जिन पे आवाम को बेवकूफ बनाया जाता है, हुक्मरान वोट लेकर उन बातों से पीछे हट जाते हैं। उस वक्त जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी आज से 2 साल कबल, तो उस वक्त आटा जो था वो 55 रुपए किलो था, यानी आटे का जो रेट था वो 55 रुपए किलो था। और उस वक्त ये कहा जाता था कि ये आटा महंगा है, ये गरीब की पहुंच से दूर है। और आज जो आटे का रेट है, हालांकि नई गंदम आ चुकी है सिंध में, लेकिन उसके बावजूद जो आटे का रेट है वो आपको पता है। पेट्रोल जो है वो उस वक्त 150 रुपए लीटर था और मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मौलाना फजल रहमान साहब 150 लीटर पेट्रोल जो था उसको महंगा कह रहे थे। और आज जो पेट्रोल की कीमत है वो 290 रुपए तक पहुंच चुकी है। यानी आधे से ज्यादा का फर्क जो है आजकल है। लेकिन आजकल हालाल है, ना वो मीडिया के लोग निकल रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं महंगाई के हवाले से, और ना हुकूमत जो है इस हवाले से कोई बातचीत कर रही है। डॉलर उस वक्त 170 रुपए का था जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और उनकी हुकूमत के आखिरी दिन थे, तो उस वक्त डॉलर जो था वो 170 रुपए पे था। लेकिन आज अगर देखें तो वही डॉलर की कीमत राउंड अबाउट 300 के लगभग है, बल्कि आप कह लें कि डॉलर 330 रुपए से नीचे होके आया है। तो ये बात हो गई। इसके अलावा जनाब गैस जो है उस वक्त और बिजली की कीमत उस वक्त की और अगर आज की हम देखें तो ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये 10 गुना से भी ज्यादा उसकी कीमतें जो है बढ़ चुकी हैं। यानी ये वो रेट थे कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त यही लोग जो आज इक्तदार में हैं ये इमरान खान साहब के खिलाफ इसलिए लॉन्ग मार्च कर रहे थे कि इमरान खान साहब इस मुल्क में महंगाई लेके आए हैं। जबकि आज महंगाई की शरह जो है, वर्ल्ड बैंक जो हमें रिपोर्ट दे रहा है उसके मुताबिक महंगाई की शरह जो है ये पिछले 50 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट चुका है। और आलमी मंडी में उस वक्त जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो जो क्रूड ऑयल का रेट था वो $100 से भी ऊपर का था। लेकिन आज जो क्रूड ऑयल है वो जनाब $80 का मिल रहा है और आज पेट्रोल 290 पे है। उस वक्त जब आलमी मंडी में क्रूड ऑयल की कीमत $100 से ज्यादा थी, उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत में पेट्रोल जो है वो 140 और 145 रुपए का मिल रहा था। लेकिन यही लोग जो है ये लोग कहते थे कि जी महंगाई है, इमरान खान साहब महंगाई लेके आ गए हैं और मुल्क में जो है वो रिकॉर्ड महंगाई है। लेकिन जो आलमी बैंक ने रेटिंग जारी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो पिछले 50 साल का रिकॉर्ड है वो इस मौजूदा हुकूमत ने तोड़ दिया है। हालांकि एक वक्त में महंगाई की शरह में इजाफा हुआ था जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत थी और 1974 के दौर में जब पाकिस्तान 71 के बाद 2 लाख हुआ और उस वक्त महंगाई की शरह में इजाफा हुआ था। लेकिन
इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब मौजूदा हुकूमत जो है, पीडीएम की हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, जो इन्होंने महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया। हालांकि जुल्फकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत के बाद जियाउल हक साहब आए, तवील वक्त उन्होंने हुकूमत की, उस वक्त भी जो है पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल में रही। फिर बेनजीर साहब आई, फिर नवाज शरीफ साहब आए, फिर परवेज मुशर्रफ साहब का दौर आया, फिर मीर जफरुल्लाह खान जमाली साहब आए, फिर शौकत अजीज साहब आए, उसके बाद पीपल पार्टी की हुकूमत आई, यूसुफ रजा गिलानी साहब, फिर उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत आई, फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई। तो यानी तमाम हुकूमतें जो पाकिस्तान की तारीख में गुजरी हैं, किसी हुकूमत में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी जो है इस मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने जो है वो महंगाई की है। इसके अलावा दूसरी बात, ये आपको याद होगा कि जब इलेक्शन कैंपेन हो रही थी तो नून लीग, पीपल पार्टी, ये तमाम वो जमातें थी जो एक नारा लगा रही थी, और वो नारा ये था कि वो गरीब तबका जो 300 तक यूनिट इस्तेमाल करता है बिजली की, तो इन लोगों ने कहा था कि अगर हमारी हुकूमत आएगी तो 300 तक यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। यानी जो गरीब आदमी है, जो सिर्फ एक पंखा चलाता है या एक बिजली का मोटर चलाता है, जिसकी महीने की जो यूनिटें हैं वो 300 तक इस्तेमाल होती हैं, तो इन लोगों ने कहा था कि वो यूनिटें जो हैं वो हम बिजली फ्री करेंगे। अब हुकूमत बन चुकी है, मरकज में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून है, सिंध में जो है वो पीपल पार्टी है। तो अब लोगों को चाहिए कि वो लोग जिन्होंने इस बिहाफ पे वोट दिया था मुस्लिम लीग नून को, पीपल पार्टी को, कि वो 300 तक यूनिटें जो है वो मुफ्त देंगे गरीब आवाम को, तो अब लोगों को चाहिए कि उनसे सवाल करें, बाहर निकले, एहतजाज करें कि आपने हमें कहा था, अब 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, आप मुड़ के हमें पूछ ही नहीं रहे हमसे, आपने जो वादा किया था वो वादा कब वफा करेंगे। महंगाई की शरह जो है वो बढ़ रही है, जाहिर है आईएमएफ से वायदा हुआ है, और अब आने वाले दिनों में आपको गैस भी बढ़ती हुई नजर आएगी, पेट्रोल भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, जाहिर सी बात है बिजली भी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो जब बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो इसका डायरेक्टली जो इफेक्ट होगा वो एक आम आदमी पे होगा, और आम आदमी पहले ही इस मुल्क में पिस के रह चुका है, उसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। तो कम से कम गरीबों के साथ जो 300 यूनिट तक फ्री इस दौरे हुकूमत में इन लोगों ने वादा किया था, तो कम से कम वो तो गरीब आदमी के साथ वफा करो। शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब, जरदारी साहब को चाहिए कि जो 300 यूनिट तक का वादा है आम आदमी के साथ, उस वादे को जो है इन लोगों को वफा करना चाहिए। दूसरी तरफ जनाब, एक कल भी किस व्लॉग में मैंने अपने व्लॉग में बात की थी, ये एक जो कि मुल्की सलमियत का इशू है, और ये सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और बैरूनी मीडिया पे इस मसले को बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान के 20 लोगों को पाकिस्तान में घुसकर कत्ल किया है। यानी इससे पहले तो ये बात जो थी वो थोड़ी छुपी हुई थी, लेकिन अब ये बात जो है वो खुल के सामने आ गई है, जब इंडिया की हुकूमत खुद इस बात का एतराफ कर रही है कि हाँ, हमने पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों को घुस के मारा है, और वो ये कह रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं कि अगर दोबारा हमें ऐसे लोगों को जो है वो कत्ल करना हुआ, ऐसे लोगों को हमें पकड़ना हुआ, तो हम पाकिस्तान में घुसकर ऐसे लोगों को मारेंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान के पास दुनिया की छठी बड़ी फौज है, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है, इस मुल्क पे 25 करोड़ आवाम कुर्बान है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क जिसको हम अपने कागजों में दुश्मन मुल्क डिक्लेयर करते हैं, वो पाकिस्तान में आके 20 लोगों को मार के चला जाता है, और हमारे वजीर दिफा, हमारी हुकूमत, हमारे वजीर खारजा इस मसले में बात तक नहीं करते। जबकि पिछले दिनों अफगानिस्तान के साथ मसला हुआ तो हमने अफगानिस्तान को घुस के जाके वहां पे बदला लिया, वहां पे जो दहशतगर्द थे उनको मारा। इसी तरह हमारा ईरान के साथ मसला हुआ, जो हमारा ब्रदर मुल्क है, जो इस्लामी मुल्क है, वहां पे भी जाके हमने उनको जवाब दिया। क्या वजह है कि जब इस्लामी ममालिक की बात आती है तो हम वहां पर घुसकर उनको मारते हैं, जवाब देते हैं, लेकिन जब जो हमारा अजली दुश्मन है, जिसको हम दुश्मन डिक्लेयर करते हैं, जिसकी वजह से आज हम एटमी ताकत हैं, हमने जो है उसके लिए अपने आप को तैयार किया हुआ है, हम दिफाई बजट जो है इंडिया की वजह से बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज इंडिया खुद कह रहा है कि हमने पाकिस्तान में लोगों को कत्ल किया है और हमारी हुकूमत जो है वो खामोश है। तो मेरे ख्याल में इंडिया को इस बात का जवाब देना चाहिए। हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, वजीर दिफा है जो है वो आए और इंडिया के इस प्रोपेगेंडे का जवाब दें, या तो एक्सेप्ट करें कि हाँ, इंडिया ने जो है वो हमारे मुल्क में घुसकर 20 लोगों को मारा है, और अगर इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है तो हमें इंडिया के इस प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब जो है वो देना चाहिए। इसके अलावा जनाब हम बात कर लेते हैं कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो हो रहा है, और यहां पर एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो डबल गेम कर रहा है। हालांकि तहरीक इंसाफ का एतराज है कि अभी तक एक सूबे में इलेक्शन नहीं हुआ, यानी 11 सेनेटर जो हैं वो कम हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो बजिद है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन करवाने के लिए। यानी इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर जो है वो बी टीम बना हुआ है इस हुकूमत की। हालांकि मालूम भी है कि जब तक इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होता उस वक्त तक सेनेट के इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकते।
सकते। लेकिन ये जानने के बावजूद भी चूंकि इनको पता है कि केपीके में जो है केपीके की असेंबली में तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है, वहां से सीटें तहरीक इंसाफ को मिलनी है, लिहाजा अब किसी भी सूरत में इलेक्शन कमीशन को जल्दी है कि किसी ना किसी तरह ये इलेक्शन जो है ये इलेक्शन करवाया जाए और जो है वो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो मुंतखब करवाया जाए। तो फिर जो है वही बात आती है कि इलेक्शन कमीशन एक आजाद इदारा है, इलेक्शन कमीशन इस मुल्क का इदारा है और इलेक्शन कमीशन को किसी भी हुकूमत की बी टीम नहीं बनना चाहिए, बल्कि इलेक्शन कमीशन को जो आइन कहता है, जो कानून कहता है, उसके मुताबिक चलना चाहिए। तो इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है और इसी में जो है वो पाकिस्तान की जो आवाम है वो इलेक्शन कमीशन पर और दूसरे इदारों पर जो है वो कायम रहेगा। इसके अलावा जनाब आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान की तारीख में अदलिया के हवाले से, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब तसद्दुक जिलानी साहब ने यह दावा किया था कि काजी फायज ईसा साहब ने उनके बारे में गलत बयानी की है। काजी फायज ईसा साहब और अटॉर्नी जनरल जो थे उन्होंने मेरे बारे में गलत बयानी की है, ये कहना था जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब का। तो आज जो है वो उस केस के बारे में काजी फायज ईसा साहब ने बातचीत करनी है। अब देखना यह है कि काजी साहब दूसरे लोगों को तो पॉइंट करते हैं कि जहां पर लोग गलत बयानी करें, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, जब वो गलत बयानी करता है तो उस बारे में तो बड़े ठोक के जो है वो बात करते हैं काजी फायज ईसा साहब। और आज जब तसद्दुक जिलानी साहब ने डायरेक्ट उनकी जात के हवाले से बात की है कि ये काजी फायज ईसा साहब ने मेरे बारे में गलत बयानी की है, तो अपने बारे में जब उन्होंने खुद गलत बयानी की है तो उस हवाले से वो क्या कहते हैं, क्या मौकफ इख्तियार करते हैं, क्या वो जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब से माजरत करते हैं या इसी मसले को दोबारा दबा के आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा मसला आज काजी फायज ईसा साहब के सामने है, जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, जो उन्होंने खत लिखा था कि जनाब मुझसे तासुब हो रहा है, सीनियरिटी को जो है इग्नोर किया जा रहा है। और याद रहे कि काजी फायज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो इस मसले पे वो मुकम्मल तौर पे जो है वो उठा रहे थे कि जो भी सीनियर जजेस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। लेकिन अब जब खुद वो चीफ जस्टिस बन चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो जो भी सीनियर जज हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है। इससे कबल 2 जज जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, अभी जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो भी रिटायर होने वाले हैं और उन्होंने जो खत लिखा है उस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने मुकम्मल तौर पे जो है वो खामोशी इख्तियार की हुई है। तो अब देखना यह है कि उस मसले पर काजी फायज ईसा साहब क्या मौका इख्तियार करते हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि काजी फायज ईसा साहब इस इंतजार में हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उन जजों को लाया जाए जो मौजूदा जो सेटअप है सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस साहब का वो उसके हमनवा हो, और जो जजेस थोड़े आइन और कानून के साथ खड़े हैं या उनका मौकफ थोड़ा अलग है उनको इग्नोर किया जाए। ये हमें आने वाले दिनों में बात पता चलेगी और देखना यह है कि काजी फायज ईसा साहब आज इस हवाले से क्या मौकफ इख्तियार करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे रखना दुआओं में याद। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।